गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का यह पार्ट 2 है, यानी जो हम लोग स्पेशल फैक्ट देख रहे थे, यानी उससे संबंधित जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी को याद कर लेते हैं। तो देखते हैं, पहला है कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफॉर्म। लेकिन जानते हैं सबसे जो अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है तो वह है जलवाष्प। लेकिन जलवाष्प का जो समय है वह कम होता है, इसलिए जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। और सबसे खतरनाक कौन है, जो पोटेंशियल के हिसाब से फ्लोरोकार्बन, लेकिन मात्रा के हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह सब जो जितने भी कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा इसी की है। जुगाली करने वाले पशु किस गैस या किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, तो मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दिया था, जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, तो कार्बन मुक्त प्रथम राज्य कौन है भारत का, तो हिमाचल प्रदेश, याद कीजिएगा। और दुनिया में कौन है कार्बन पॉजिटिव देश, एकमात्र नाम है उसका भूटान। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार है। कौन, तो क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, तो यह अंटार्कटिका के ऊपर, यानी कि साउथ पोल के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो उसका नाम है कैरोटीनाइड। क्या नाम है, कैरोटीनाइड। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी, केन्या में। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि पर्यावरण का हितैषी हो। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी गई हैं, तो वे धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह कब की बात है, तो यह 1987 की, और हुआ कहाँ था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, किसको, वनस्पति यानी प्लांट को, तो कौन, तो नाम से याद कर लीजिए, कैरोटीनाइड। क्या नाम है, कैरोटीनाइड। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो यह इको मार्क किसको दिया जाएगा, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और वंगारी मथाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है, यह कहाँ की थी, तो केन्या की थी। इनको नोबेल पुरस्कार मिला और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान दिए थे। किस लिए, तो केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। क्या, केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ईपीए बराबर क्या होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, या इसको कहेंगे इधर देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बराबर ईपीए। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। कौन, ईपीए। और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। मेघा पाटकर कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित यह एक पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। कौन, तो मेघा पाटकर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है। और ग्रीन पीस क्या है, तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन, तो ग्रीन पीस। ग्लोब 500 पुरस्कार किससे संबंधित है, यह पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। कौन, तो ग्लोब 500। ISO 14001 क्या है, तो यह एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रित प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दी जाती है। कौन, तो ISO 14001।
राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है कब? यहाँ देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। और हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुरस्कार का लेखक, तो हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक डब्ल्यू एम एडम्स, क्या नाम? डब्ल्यू एम एडम्स थे। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये बार बार एग्जाम में आता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में है। और भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या नाम है? बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। सलीम अली कौन थे? तो यह एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? याद कीजिए, KM मुंशी। यह एवरग्रीन जी के कहेंगे, लेकिन है तो पर्यावरण से ही संबंधित, इसलिए इन सब तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना बार बार एग्जाम में हमेशा बना रहता है। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया? तो पर्यावरण विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ हुआ? इसी को कहते हैं रियो सम्मेलन, या इसी को कहते हैं पृथ्वी शिखर या वसुंधरा सम्मेलन या अर्थ समिट। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। क्यों? जो सड़क है, सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें मुख्य रूप से कौन? तो नीम का वृक्ष है जिसमें अधिक पत्तियां हों। क्यों? क्योंकि यह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान तक पहुंचता है। और शुरू कहाँ से होगा? यह हरिके बैराज यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर से। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986। वन्य जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986 और जैव विविधता अधिनियम तो 2002। जैव विविधता 2002। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, याद कीजिए क्या? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। नाम कल्पसर परियोजना। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1966। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जल का मृदुकरण। क्या कहेंगे? जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाएगा? तो आसवन द्वारा। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो यह है वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह बंगाल की दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन सा है? तो आर्सेनिक है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो वह 70%। धूम कोहरा का कारण बताइए। तो यह प्रायः शहरों में देखा जाता है, जिसमें क्या होगा? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव हो जाता है। इसी से क्या कहेंगे? इसको कहते हैं धूम कोहरा। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड
प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के स्वरूप जो वर्षा के बूंदे पानी पर गिर स्तर पर आती हैं उनका प्रकृति क्या होगा, तो 7 से कम, और कितना कम, तो लगभग 5 के आसपास चला आता है, तो इसको कहा जाता है अम्ल वर्षा। यह इमारतों, पेड़ पौधों सबके लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कहाँ है, तो असम में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह यूके यानी उत्तराखंड में है, और यह एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, नाम इसका दूधराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले नामित किया गया था, तो नाम था उसका कान्हा किसली। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, तो यह है पश्चिमी घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थान या स्थल कौन सा है, तो यह पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी तमिलनाडु है। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है, तो रन ऑफ कच्छ में यानी गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो यह आज़ादी से पहले यानी 1936 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, आ ही गया यहाँ पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का चयन किया गया है, तो उसका नाम है पालपुर कूनो, मध्य प्रदेश। यहाँ कूनो में क्या होगा, तो पहले था कि इसमें एशियाई शेरों को रखा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरवन यानी पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल, पश्चिमी नहीं पश्चिम। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति हैं, तो ये मैंग्रोव वनस्पति हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह वीलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकुधारी वृक्ष या वन से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने % क्षेत्र पर वन आवश्यक है, तो 33% होना चाहिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से आरंभ हुआ था, नाम था उसका चमोली। नंदा देवी जीवमंडल जी किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह किस राज्य में है, तो यह असम के राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो यह केरल में है। दाची ग्राम अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो दाची ग्राम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित दाची ग्राम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग यानी हंगुल या कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, डुगोंग। तो यह भारत के मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 वाला है के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना % क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है, इसमें 0.59 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो लगभग अभी वर्तमान में 24.65% भारत में पूरा वन और वन आच्छादित इलाके हैं। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी, तो भारत की जलवायु पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में प्रकाशित हुई थी और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित होती है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है, तो वर्तमान में चीन है
और चीन विश्व का लगभग 28% कार्बन का उत्सर्जन करता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? यह रियो डी जनेरो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। UNFCCC पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जनेरियो 1992 में। डॉप्सन इकाई है किसका? तो यह ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई है डॉप्सन। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग कितना है? तो 5% से ज़्यादा है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उधर सामने आया। इसका मतलब क्या था? एक वह देश है जिस सब इसमें हुआ क्या, पहले सारे देशों को आप टारगेट दे दीजिए, क्लियर है। अब उसमें दो तरह के देश होंगे, एक वैसे देश होंगे जो अपने टारगेट को क्या करेंगे, तो वे अपने टारगेट को ज़्यादा खर्च कर देंगे, मतलब हाँ। तो एक कैसे देश होंगे जिनको जितना टारगेट मिला, मान लेते हैं कि दो देश है, एक को 100 यूनिट मिला टारगेट और दूसरे को भी 100 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो 100 मिला था, जो पहले वाला जो टीम देश ए है और दूसरा वाला देश बी है, इसने जितना इसको खर्च करना था 100 टन, तो यह खर्च कर दिया 120 टन, यानी 20 टन तो यह एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। लेकिन जो दूसरा देश है यह मात्र 80 टन ही खर्च कर पाया है, यानी इसके पास 20 टन अब इसका जो क्रेडिट है वह बचा हुआ है। यह क्या करेगा? तो इसमें ऑप्शन था कि जो अधिक खर्च कर लिया है वह चाहे तो पैसा देकर जो किसी गरीब देश है जिसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, नहीं खर्च कर पाया है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यही ना एक टारगेट मिल गया आपको, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं किया है, उसे यह खरीद लेगा, बदले एवज में कुछ उसको पैसा देगा। यही क्या था? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ? तो जापान का शहर है, यहीं से यह अस्तित्व में आया था। तो आशा करते हैं कि यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में जो नया हमने श्रृंखला शुरू किया है, यह उसका दूसरा वीडियो है। जरूर अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।